एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं मॉडल पेपर जो ज्योग्राफी क्लास 10 से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, आप यदि 10th की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आपको दिला सकता है। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखें, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोग के लिए कैसा रहा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन अभी बताने के लिए आप जा रहे हैं ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। क्या है? मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 का एग्जाम से। ठीक है, ये क्लास 10 से रिलेटेड है और ये क्या है? ज्योग्राफी है। ठीक है दोस्तों, और ये झारखंड बोर्ड से, तो आप देख रहे हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? भाषा नीति किसे कहते हैं? ठीक है, तो भाषा नीति किसे कहते हैं? देखिए आंसर हम देख लेते हैं। आंसर क्या है? भाषा के कारण देश में किसी प्रकार की रुकावट या बदलाव ना होने देना भाषा नीति कहलाती है। ठीक है, भारत में 114 भाषाएं बोली जाती है। भारत में कितने भाषाएं बोली जाती है? 114 लैंग्वेज जो है भारत में बोली जाती है। ठीक है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? ये तो आप जानते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा में अंग्रेजी की क्या कहा गया है? संविधान के अनुसार। ठीक है, संविधान के अनुसार ये दिया गया है कि सरकारी कामकाज में क्या दिया गया? सरकारी कामकाज की भाषा में अंग्रेजी के प्रयोग के निषेध के बावजूद गैर हिंदी भाषा प्रदेशों की मांग के कारण अंग्रेजी का प्रयोग जारी है। तमिलनाडु में इसके लिए उग्र आंदोलन हुआ था। तमिलनाडु में इसके लिए सही बात है कि आंदोलन हुआ था। ठीक है, और इस विवाद को सरकार ने हिंदी या अंग्रेजी भाषा की मान्यता देते हुए, ठीक है, मान्यता देते हुए क्या किया था? तय किया था। ठीक है, इस हिंदी भाषा को जो है सो मान्यता दिया था और अंग्रेजी भाषा को, तो हिंदी भाषा तो हमारा राष्ट्रभाषा है और अंग्रेजी भाषा को भी मान्यता दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आप 10th की तैयारी करते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या दिया गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया है शिक्षा विषय संविधान की। क्या दिया गया? शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है? ठीक है, तो शिक्षा विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है। कौन सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि राजनीतिक, क्या दिया गया है? राजनीतिक दल किस प्रकार की सत्ता में साझेदारी करते हैं? ठीक है, तो लोकतंत्र में व्यवसायी, उद्योगपति, किसान, ठीक है, शिक्षक, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब जो है सो औद्योगिक कार्यकर्ता जैसे संगठित समूह। सरकार के विभिन्न, क्या दिया गया है? सरकार के विभिन्न, अब सरकार के विभिन्न अपराधी सत्ता में भागीदारी करते हैं। ठीक है, ये सही बात है, और उनके दायित्व को सत्ता में प्रभावित करते हैं और रूप से भागीदारी बनते हैं। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित के लिए नीति बनाने का दबाव, क्या करता है? दबाव डालता है, तो दूसरा क्या करता है? दूसरा समूह अपना विरोध में दबाव डालता है कि नीतियां इस प्रकार की छोड़ दी जाती है। ऐसे विभिन्न स्वायत्तता के सक्रिय अस्तित्व पर किसी एक समूह का समाज के ऊपर अधिकार स्थापित नहीं हो पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्या दिया गया? देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 है किसी राज्य के, क्या दिया गया है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति
किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और उनका कार्यकाल क्या होता है? आप जानते हैं कि कोई भी स्टेट होता है उसका एक गवर्नर होता है, ठीक है, और गवर्नर का नियुक्ति कौन करता है और उनका कार्यकाल क्या होता है, यानी कितने वर्षों के लिए होता है। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर क्या दिया गया? किसी राज्य में राज्य का राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं कि राज्यपाल जो होता है, जो गवर्नर होता है स्टेट का, उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इनके सीधा नियुक्ति उसके राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। और क्या दिया गया है? इनकी नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती है, ठीक है। हमारे देश का जो संविधान है उसमें जितने भी प्रकार के जो है सो इलेक्शन होता है, जितने भी प्रकार का चुनाव होता है, जैसे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, ये सभी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 सालों का होता है, 5 वर्षों का होता है, ठीक है। लेकिन विशेष राज्य में त्यागपत्र का भी प्रावधान है। जैसे राष्ट्रपति एक क्या बोलता है इसको, राज्यपाल को जब चुनता है, ठीक है, नियुक्ति करता है, तो उसको 5 साल के लिए उसका नियुक्ति होता है। लेकिन राज्यपाल यदि चाहे कि 5 वर्ष के पहले वो त्याग पत्र देना चाहे तो वो त्याग पत्र दे सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सामाजिक न्याय क्या है, ठीक है। तो सामाजिक न्याय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है। सामाजिक न्याय क्या है? तो दिया गया कि सामाजिक न्याय एक ऐसी व्यवस्था है, ठीक है दोस्तों। सामाजिक न्याय एक ऐसी व्यवस्था है। क्या है? सामाजिक न्याय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मानव जीवन की मूलभूत, ठीक है, यानी चाहत समाज के क्या है? चाहत समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभ राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों को समान रूप से मिले। अब जानते हैं कि सरकार के द्वारा कोई भी योजना अगर लागू होता है तो भारत के जितने भी वासी हैं, जितने भी यहाँ के नागरिक हैं, सभी को उस योजना का समान लाभ मिलता है, ठीक है। और क्या दिया गया है? और दिया गया, देखिए, स्थिति को क्या दिया गया है? और दिया गया है स्थिति को स्थापित करने के लिए सरकार पहल विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा जागरूकता एवं अवसर प्रदान करती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन को आप बहुत बढ़िया से पढ़ें, बहुत बढ़िया से इस वीडियो को देखें ताकि आपके एग्जाम में आपको लिखने में परेशानी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लिए। क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि कौन होता है 10वीं में अनजान नेता। देखिए, 10वीं में अनजान नेता कौन होता है? तो दिया गया दशकों में बहुमत प्राप्त दल की सरकार का स्कोर होता है, ठीक है। और किस दल का बहुमत नहीं आता है और अन्य पार्टियों की प्रतिबद्धता अधिक होती है, वैसे दल के नेता को माना जाता है। वैसे दल के नेता को क्या माना जाता है? 10वीं में अनजान नेता माना जाता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन 7 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया गया है। क्या दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कार्यों को लिखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है क्या है? WHO जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, जिसको क्या बोला जाता है, जिसका शॉर्ट नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कार्यों को लिखें, ठीक है। तो इसमें दिया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व के प्रत्येक नागरिकों को स्वस्थ एवं वचनबद्धता के लिए, ठीक है, स्वस्थ एवं वचनबद्धता के लिए जो दवाइयाँ एवं आर्थिक क्या कहता है, जो दवाइयाँ एवं आर्थिक सहायता दी जाती है, इसे संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से आर्थिक रूप से पारित किया जाता है। जैसे आप जान रहे हैं कि भारत में या बहुत ऐसा देश था जहाँ कोरोना आ गया, ठीक है, और कोरोना से लोग क्या हो गया? परेशान हो गया, ठीक है। कोरोना से क्या हुआ? तो इसका देख रेख किसने किया? सरकार का काम था, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या दिया गया है? और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो था, ठीक है,
का प्रमुख कार्य विश्व के लोगों को शारीरिक विकलांगता से बचाना एवं भयानक बीमारियों से बचाना इसका प्रमुख कार्य होता है। अगर देश में किसी भी प्रकार का जो है सो बीमारी आ जाए, वो किसका काम होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का, यानी जो है सो विश्व स्वास्थ्य WHO का काम होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है आज कोरोना जैसी भयानक बीमारियों से लोगों को बचाना उनका मुख्य कार्य। देखिए अभी भारत ही एग्जाम्पल के तौर पर हम भारत ही लेते हैं। ठीक है, तो भारत में 2020 में, ठीक है, कोरोना आ गया। ठीक है, कोरोना आने के कारण यहाँ के लोग कितना मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो इसमें WHO का काम था कि कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे क्या किया जाए, तो यही सब मुख्य काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 7 तो हम देख लिए। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, विविधता में एकता लोकतंत्र का एक स्वाभाविक गुण है। विविधता में एकता क्या दिया गया है? विविधता में एकता भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक खास विशेषता है। जब भी भारत की अखंडता में बोले या प्राकृतिक आपदाएं आई तो सभी जाति एवं धर्मावलंबियों ने आपसी वैरभाव को बांधकर एक साथ आपदा की स्थिति की, ठीक है, के साथ सामना किया है। यह विविधता में एकता का एक आदर्श उदाहरण। आप जानते हैं कि जब भारत 1600 ईस्वी में भारत में अंग्रेज ने क्या किया? अपना सिक्का जमाना शुरू किया, तो धीरे धीरे देश के, जैसे भारत में जितने भी धर्म के लोग थे, सभी ने अंग्रेजों का सामना किया। और अंग्रेजों का सामना करने के बाद कुछ ही दिन के बाद जो सो भारत से उसको विदा कर दिया गया अंग्रेजों को। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कि विविधता में एकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है ग्राम सभा क्या है? अब ग्राम सभा क्या है? देखिए ग्राम सभा जो के बारे में पूछा गया है, तो ग्राम सभा आप अभी जानते होंगे कि झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ है। ठीक है, और झारखंड में जब पंचायत चुनाव हुआ है तो हर गांव में सरकार क्या क्या सोचे कि हमारी योजना जो हो वो गांव गांव तक पहुंचे। ठीक है, और गांव में योजना का सिलेक्शन कौन करता है? ग्राम सभा के जो सो मेंबर करते हैं। जितने भी मेंबर वहाँ शामिल होते हैं ग्राम सभा में, वही योजना को जो सो सिलेक्शन करते हैं कि ये योजना कहाँ होना चाहिए, कहाँ से पक्की सड़क बननी चाहिए, कहाँ पक्की नाली बनना चाहिए, कहाँ और क्या होना चाहिए। तो यह ग्राम सभा हुआ। ठीक है, लेकिन चलिए हम देख लेते हैं क्या दिया। ग्राम सभा प्रत्येक पंचायत में होती है, ग्राम पंचायत प्रधान के निर्देश पर काम करती है। ग्राम पंचायत प्रधान के निर्देश पर काम करती है, और ग्राम के लोग महीने में 1 या 2 बार एक साथ मिलकर क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं। ठीक है, ग्रामीण परिवारों को क्या दिया गया है? ग्रामीण परिवारों को रखने के लिए उनके समाधान की योजना करने की योजना बनाते हैं। इसलिए ग्रामीण लोगों द्वारा महीने में 1 या 2 बार जो बैठक बुलाकर गांव के लोगों द्वारा जो सभा की जाती है उसे ही ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, ग्राम सभा में गांव के ही लोग ही बैठकर आपस में बात विचार करते हैं, वाद विवाद करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है, देखिए जल प्रदूषण के कौन कौन कारण है? आप जान रहे हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है। बीमारी बढ़ने का कारण क्या है? जल प्रदूषण उसका मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे देखिए जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है? पहला कारण हम देख लेते हैं। पहला कारण क्या दिया गया है? पहला कारण दिया गया है, देखिए पहला कारण देख लेते हैं। पहला जल में मृत, जल में जो होता है वो क्या होता है? मृत जंतु, मूलमूत्र, ठीक है, मलमूत्र जो होता है। ठीक है, जल में मृत जंतु होता है, मलमूत्र होता है, कूड़ा करकट होता है। ठीक है, ये जो कूड़ा करकट होता है आदि से जल प्रदूषण होता है। जैसे जो मल मूत्र होता है, जैसे हम कहीं कहीं जो है सो पानी के जगह में कोई चीज़ फेंक दिए, ठीक है, जल में कोई भी चीज़ जो है सो मर गया, और मर जाने के कारण हम वही पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कूड़ा करकट जो है सो बगल में है, तो इससे जल प्रदूषण होता है। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है? दूसरा दिया गया है नदियों में दर्ज होने वाली, नदियों में दर्ज होने से पहले जल
प्रदूषकों का प्रवाह हो जाता है। तीसरा क्या दिया गया है, आणविक और परमाणु ऊर्जा के प्रयोग से रेडियो सक्रिय पदार्थ जल को शोषित करता है। ठीक है, आगे क्या दिया गया, देखिए आगे क्या दिया गया है, 4 में दिया गया, पॉइंट नंबर 4 में क्या दिया गया है कि वर्षा का जल, ठीक है, क्या दिया गया है, वर्षा के साथ जल के साथ मिलकर दूषित पदार्थ मिट्टी में मिलने से अन्य विदेशी तत्व भी जल मार्ग में पहुंचते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। ये जल प्रदूषित होने का मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, क्या दिया गया है, केंद्र मत राज्य क्या है, केंद्र मत राज्य क्या है। तो भारत में 2 प्रकार के राज्य हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार, एक पूर्ण राज्य जैसे बिहार, बंगाल आदि, दूसरा केंद्र शासित राज्य, इसके कोने दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ आदि है। आप जान रहे हैं कि हमारे भारत में 2 प्रकार के राज्य, कितने प्रकार के, एक पूर्ण राज्य जिसको बोला जाता है, ठीक है, जिसमें वहाँ की सरकार जो सो खुद बनती है, ठीक है, और दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश जिसको बोला जाता है, जैसे ले लीजिए पांडिचेरी ले लीजिए, जम्मू कश्मीर ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, ठीक है, चंडीगढ़ आदि, ये सब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र राज्य प्रदेश है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया उन केंद्र राज्यों का संचालन केंद्र के संचालन, ठीक है, केंद्र के संचालन उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। उन केंद्र राज्यों का संचालन केंद्र के संचालन उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, वामपंथी गवर्नर जनरल इसके प्रमुख है, हालांकि दिल्ली या जम्मू कश्मीर में, हालांकि दिल्ली या जम्मू कश्मीर में केंद्रित राज्यों में विधानसभा का भी गठन किया जाने का प्रावधान है। समझ जाइए, जम्मू कश्मीर और दिल्ली ऐसे राज्य है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में से जो जहां विधानसभा का भी संगठन किया जाने का प्रावधान है। उसका मुख्य विषय जैसे पुलिस और दूसरा प्रमुख विशेष, ठीक है, केंद्र के प्रति असंवेदनशील भी रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं, 12 को, 11 तो देख लिए, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सामूहिक सुरक्षा क्या दिया गया है, सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, सामूहिक मतलब क्या होता है, सब मिलकर, ठीक है, सामूहिक वर्ग को भय से स्वतंत्रता सामूहिक सुरक्षा है, मानव अस्तित्व और देश के जीवन से जुड़ा होता है, इस डैमेज से मुक्ति का मतलब सामूहिक सुरक्षा होता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, संक्षेप में परमाणु युद्ध के प्रभावों का वर्णन कीजिए। परमाणु जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके प्रभावों का, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, परमाणु युद्ध में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, विश्व में परमाणु युद्ध का परिणाम बहुत भयानक होता है। आप जान रहे हैं कि परमाणु युद्ध जब जापान और अमेरिका में हुआ था, ठीक है, तो कितना उन लोग को मुसीबत का सामना करना पड़ा था। वो तो देखिए, उदाहरण के लिए 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, अब देखिए एग्जाम्पल हम पर ले लेते हैं, क्या है, 1945 अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के शहर पर परमाणु बम गिराया था। देखिए 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के शहर पर परमाणु बम से हमला किया था, ठीक है, जिसका परिणाम यह है कि आज भी बच्चों की जन्म विकलांगता के आधार पर होता है। देखिए, अभी तक 1945 में वहाँ परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, लेकिन अभी तक जो जापान में बच्चा जन्म ले रहा है उसमें विकलांगता का प्रतिशत बहुत अधिक होता है। ठीक है, देखिए दोनों शहर परमाणु युद्ध के कारण तहस नहस हो गया। जापान का हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर था वो काफी अच्छा शहर था, लेकिन जिस समय से परमाणु युद्ध वहाँ गिरा है, समझ जाइए कि वहाँ का स्थिति पूरा भयावह बना हुआ है। वहाँ का जो बच्चा पैदा होता है, समझ जाइए कि विकलांगता में उसमें ज़्यादा प्रतिशत होता है। ठीक है, अतः आज के संघीय परमाणु युद्ध की भयावहता एवं विध्वंसकारी प्रभावों से बचना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र इस दिशा में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है,
एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या है? भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। प्रश्न, यदि किसी एक दल का बहुमत आता है और उसकी सरकार बन जाती है तो वैसी व्यवस्था एक दलीय कहलाती है। समझ में आया? भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, बहुदलीय शासन व्यवस्था, ठीक है। भारत जो है वो बहुदलीय शासन व्यवस्था है। और प्रश्न, यदि किसी एक दल का बहुमत आता है और उसकी सरकार बन जाती है तो वैसी व्यवस्था एक दलीय कहलाती है। आप नहीं समझ में, आपको समझ में नहीं आया, समझ लीजिए अपनी भाषा में, ठीक है। जैसे मान के चलिए भारत, झारखंड ही लेते हैं हम, ठीक है, या भारत ही लेते हैं, ठीक है। तो झारखंड में 81 विधानसभा सीट है इसमें, ठीक है। और 81 विधानसभा सीट होने के कारण जो है सो जो जिस पार्टी, यानी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ठीक है, या आम आदमी पार्टी हो, या जो भी पार्टी आजसू हो, वो उसको जो हो सो अगर वो 41 और 42 सीट अगर वो हासिल कर ले चुनाव में तो समझ जाइए तो उसकी सरकार बन जाएगी, उसको किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? एक दलीय व्यवस्था कहेंगे। वैसी व्यवस्था एक दलीय कहलाती है, ठीक है। उसको गठबंधन की सरकार वो नहीं बनती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा? चलो आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है। भारत में आज़ादी के बाद एक दोस्ताना व्यवस्था है। भारत में आज़ादी के बाद एक सहयोगी व्यवस्था अर्थात कांग्रेस की सरकार आ रही है, ठीक है, सरकार रही है। और आज भारत में एनडीए अर्थात बहुदलीय सरकार की व्यवस्था है। उसकी पहले भी सप्रसंग की सरकार, ठीक है, सप्रसंग की सरकार बहुदलीय ही थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि भारत में निर्वाचन क्षेत्र का उत्तरदायित्व किस पर है? भारत में जो निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, जो निर्वाचन चुनाव होता है, इलेक्शन जो होता है, वो जो है सो उत्तरदायित्व किस पर निर्भर है? तो हम देखते हैं भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तरदायित्व चुनाव आयोग में है। ये किस में है? ये उत्तरदायित्व है चुनाव आयोग पर है, ठीक है। चुनाव आयोग अपने निश्चित समय पर विधानमंडल का चुनाव हो या संसद का, ठीक है, विधानमंडल का चुनाव हो या संसद का चुनाव हो, ठीक है, सही समय पर चुने। मान के चलिए चुनाव आयोग का काम क्या होता है? अगर कोई स्टेट में, यूपी में हो गया, बिहार में हो गया, कोई भी स्टेट में अगर चुनाव हो गया और चुनाव संपन्न होने के बाद 5 साल पूरा हो गया तो 5 साल के बाद चुनाव कराने का पूरा उत्तरदायित्व किसका होता है? चुनाव आयोग का होता है, ठीक है। इसलिए ही नहीं, राज्यों की ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों का भी चुनाव मनोनीत सदस्यों के पर्यवेक्षकों द्वारा चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। अब मान के चलिए पंचायत चुनाव भी जो होता है, जितने भी प्रकार का चुनाव होता है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, पंचायत चुनाव, ये सारी जिम्मेवारी किसकी होती है? ये सारा उत्तरदायित्व किसका होता है? चुनाव आयोग का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि वर्णनात्मक क्या है? वर्णनात्मक एकेडमी की 2 मुख्य विशेषताएं बताएं। तो वाणी एकाड की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। क्या है? चलिए देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में क्या दिया गया है? कंट्रोल लाइन से दोनों देशों की सेना की वापसी अर्थात जीता हुआ प्रदेश हो गया। भारत द्वारा बंधक बनाए गए 1 लाख करोड़ की संभावना, ठीक है। चलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, आप पूरे वीडियो को देखें और चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कोलंबो योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। कोलंबो योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया, ठीक है। तो 1962 ईस्वी के सैनिक टकराव के कुछ समय बाद ही सीमा विवाद के हल के लिए, ठीक है, सीमा विवाद के हल के लिए 6 अफ्रो एशियाई देशों ने कोलंबो योजना पेश की है, ठीक है। इसमें मौजूदा आधार पर मौजूदा स्थिति को सम्मान का प्रावधान करने पर बल दिया गया है, ठीक है। और चीन ने क्या कहता है? चीन ने कहा कि वह पश्चिमी क्षेत्र से
0 किलोमीटर पीछे हट गया है और इस क्षेत्र में दोनों देशों के नागरिक प्रशासन टिके हुए हैं, ठीक है। और पूर्वी क्षेत्र में अथाह स्थिति की सलाह दी गई है। चीन की इस योजना को पूर्वांचल ने खारिज कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, भारत बांग्लादेश के बीच विवाद के मुख्य मुद्दे क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद चलता है वो विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है, ठीक है। उसका मुद्दा हम जानते हैं। चलिए आज जान लेते हैं मुद्दा क्या है इसका। क्या भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के मुख्य जो बिंदु है वो निम्नलिखित है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर देखते हैं। पहला क्या है? पहला पॉइंट में दिया गया है, पहला पॉइंट में क्या दिया गया है दोस्तों? नदी जल, ठीक है। जो नदी जल दिया गया है वो विवाद, शरणार्थियों की समस्या जो बाहर से आकर जो है बसा हुआ है, ठीक है। नदी जल विवाद तो बांग्लादेश और इंडिया में चलते रहता है, ठीक है। बांग्लादेशी, तीसरा क्या दिया? बांग्लादेशी नागरिकों के भारत में अवैध घुसपैठी, बांग्लादेशी जो सिटीजन है उसका भारत में अवैध घुसपैठी, ठीक है। चौथा क्या दिया? कांटेदार बाढ़ का विवाद, कांटेदार जो बाढ़ लगाया गया है उसका भी विवाद होता है। पांचवा दिया गया चकमा शरणार्थियों की वापसी की समस्या। ये सब जो सो विवाद होने का मुख्य मुद्दा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि मार्शल योजना क्या थी? यह योजना अमेरिकी विदेश मंत्री के नाम पर मार्शल योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई है, ठीक है। अमेरिकी विदेश मंत्री के नाम पर मार्शल योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई है। इस योजना के प्रमुख कम समय में यूरोपीय देश, ठीक है, यूरोपीय देश की आर्थिक स्थिति युद्ध पूर्व स्तर पर आ गई और आने वाले वर्षों में पश्चिमी यूरोपीय देशों की व्यवस्था में बहुत तेजी से विकास हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर T20 जिसको बोला जाता है 20 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 20 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, ठीक है, से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। यूरोपीय आर्थिक EEC यूरोपीय संघ शीत युद्ध के दौरान सभी समुदाय में सबसे प्रभावशाली समुदाय था। इसे शीत युद्ध में, आप शीत युद्ध के बारे में जानते होंगे, ठीक है। इसे यूरोपीय मानक बाजार भी कहा जाता था। इसमें फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग शामिल थे और इस संस्था का निर्माण यूरोपीय कोयला और स्टील समुदाय की प्रेरणा से हुआ है, ठीक है। और इस समुदाय के पहले 5 वर्ष, इस समुदाय के पहले 5 वर्षों 1951 से लेकर 56 में इस्पात के उत्पादन में 50% से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यूरोपीय आर्थिक संघ के सदस्य आपस में सभी प्रकार की सीमाएं और कोटा प्रणाली को क्या करता है? मुक्त व्यापार या खुली प्रतिस्पर्धा का मार्ग बनाकर समाप्त करते हैं। 1961 ईस्वी तक यूरोपीय आर्थिक संघ एक सफल संगठन बना, ठीक है। 1961 में एक तक यूरोपीय आर्थिक संघ जो था वो एक सफल संगठन बन गया, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी सफलता को देखते हुए 1973 ईस्वी में ब्रिटेन भी शामिल हुआ। जब इसकी सफलता को देखा यूरोपीय के आर्थिक संघ एक सफल संगठन जब बना तो 1973 ईस्वी में ब्रिटेन भी इसमें क्या हुआ? शामिल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि यूरोपीय संघ के झंडे का संक्षिप्त विवरण प्रदान करें, ठीक है। तो सोने के रंग के सितारों का घिनौनापन यूरोप के लोगों की एकता और क्या है? मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 तारे हैं, ठीक है। इसमें कितने तारे हैं? 12 तारे, क्योंकि 12 की संख्या को पारंपरिक रूप से पूर्ण समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को एशियाई के झंडे का संक्षिप्त परिचय है। एशियाई झंडा जो है, एशियाई के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश कोस करते हैं, ठीक है। एशियाई के प्रतीक चिन्ह में जो है वो धान की 10 बालियां लगा हुआ है, ठीक है। जो आपकी मित्रता और एकता के शब्दों से बंधे हैं, ठीक है। वृत्तांत आसियाना की एकता का
प्रतीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 23, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है कि 1978 ईस्वी में चीन ने मुक्त की नीति का परिचय प्रदान किया। 1978 ईस्वी दिसंबर के महीने में शाओंगपेंग ने ओपन डोर मुक्त द्वार की नीति जारी की थी। ठीक है, कब किए थे 1978 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले वर्षों में एक बड़े आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। देखिए 1978 में करने के बाद जो सो एक ही साल में जो सो आर्थिक ताकत के रूप में यानी एक बड़े आर्थिक ताकत के रूप में उभर गया, और यह तस्वीर चीन के विकास की तेजी से रुख दिखाती है। समझ जाइए चीन कितना विकास कर रहा है। सो ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है? आसियान के 10 सदस्यों के नाम बताएं। ठीक है, आसियान के 10 सदस्यों का नाम क्या है? पहला सदस्य का नाम है इंडोनेशिया, दूसरा का है मलेशिया, तीसरा का है क्या है दोस्तों? फिलीपींस। तीसरा का फिलीपींस है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या दिया गया है? तीसरा जो दिया गया है वो फिलीपींस है। चौथा क्या दिया गया है? सिंगापुर है। पांचवा क्या है? थाईलैंड। छठा क्या है? दारुसलाम। और सातवां दिया गया वियतनाम। आठवां है ब्लूज। नौवां म्यांमार। और 10वां क्या है? कंबोडिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको आप जरूर याद रखें, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सभी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। 25 में क्या दिया गया? चीन के विदेश व्यापार में उल्लेखनीय परिवर्तन आने के 2 कारण उल्लेख है। चीन द्वारा 1978 में खुले द्वारा की नीति विशेष व्यापार में सहायक एक कानूनों को अपनाया गया। इसके विशेष आर्थिक क्या है? आर्थिक क्षेत्र के निर्माण में, ठीक है, विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक है, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन की शिकायत क्यों की? ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में डिस्टर्ब है। ठीक है, चीन भारत का पड़ोसी एवं विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, आप जानते हैं कि चीन जो है वो विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और विश्व में 1 नंबर में जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पायदान पर आते हैं। ठीक है, यह देश अभी कुछ साल में, ठीक है, क्या कहता है? यह देश अभी कुछ साल पहले तक संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं था। भारत ने सदा चीन की सदस्यता की टिप्पणियों की है। 1971 में साम्यवादी चीन की सदस्यता ने संयुक्त राष्ट्र में स्वीकार किया। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में चीन की शिकायत के कारण जिन कारणों से दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। ठीक है, क्या दिया गया है? चीन विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत ने यह अनुभव किया कि ऐसे देश का विश्व मंच से बाहर रहना विश्व के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, विश्व के लिए क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। 27 में क्या दिया गया है? 27 में दिया गया है राजीव गांधी का संक्षिप्त परिचय। अब राजीव गांधी के बारे में जानते होंगे। राजीव गांधी कौन थे? इंदिरा गांधी के बेटे थे। ठीक है, और राजीव गांधी इंदिरा गांधी के। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। राजीव गांधी का संक्षिप्त परिचय दें। राजीव गांधी फिरोज शाह, महात्मा गांधी और इंद्रधनुष गांधी की मान्यताएं थी। ठीक है, राजीव गांधी जो थे वो फिरोज, महात्मा गांधी और इंद्रधनुष गांधी की मान्यताएं थी। वे 1944 ईस्वी में पैदा हुए थे। 1980 ईस्वी के बाद 1944 में पैदा हुए थे और 1980 ईस्वी के बाद वे देश की सक्रिय राजनीतिक में, ठीक है, सक्रिय राजनीतिक में शामिल हुए। ठीक है, एकदम एक्टिव रहने लगे पूरा। अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रव्यापी सहानुभूति के माहौल में भारी बहुमत से 1984 ईस्वी में देश के प्रधानमंत्री बने और 1989 ईस्वी के बीच वह प्रधानमंत्री पद पर रहे। जब क्या कहता है इसको, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, ठीक है, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो राजीव गांधी ने पूरे मोर्चा को संभाला। ठीक है, और पूरे मोर्चा को संभालने के बाद वो क्या किया? 1984 के में, ठीक है, जिस समय यानी इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में हुआ था और 1984 में क्या हो गया था? उसकी हत्या हो गई थी। और 1984 में उसकी हत्या होने के बाद जो सो
उसके बेटे राजीव गांधी ने मोर्चा संभाला और चुनाव जीत गया। और चुनाव जीत जाने में वो जो सो फिर भारत के प्रधानमंत्री बन गए और 1989 तक प्रधानमंत्री वो देश के रहे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपके लिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 28। ठीक है, 28 में क्या दिया गया? जौनापुर साहिब प्रस्ताव का सिखों एवं देश पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का सिख जन समुदाय पर बड़ा, ठीक है, कम असर पड़ा। कुछ साल बाद क्या होता है, जब 1980 ईस्वी में अकाली दल की सरकार छीन गई तो अकाली दल ने पंजाब और पड़ोसी राज्यों के बीच में पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। ठीक है, एक आंदोलन में एक युद्ध छिड़ गया पानी को बंटवारे के लेकर। ठीक है, और पानी के बंटवारे के लेकर आंदोलन छिड़ गया तो फिर क्या हुआ? आंदोलन छिड़ जाने के बाद जो सो आंदोलन में तो वही होता है, जान माल की हत्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है कि 1990 ईस्वी के दशक में पंजाब में शांति किस तरह आई और इसके क्या अच्छे परिणाम सामने आए। हालांकि 1992 ईस्वी में, ठीक है, पंजाब राज्य में आम चुनाव, ठीक है, आम चुनाव हुए, लेकिन घबराई हुई जनता ने दिल से पोलिंग में पूरी तरह से हिस्सा नहीं लिया। केवल 22% अनुमानों ने सर्वेक्षण का प्रयोग किया। हालांकि उग्रवाद को सुरक्षा बलों ने अंततः दबा दिया। देखिए, ये जो सो चुनाव में जब जनता वोट करने नहीं जाएंगे तो फिर वोट कैसे होंगे, लेकिन उसमें मात्र में 22% उस समय जो सो वोट पड़ा था। ठीक है, और आगे क्या कहता है, लेकिन कई वर्षों तक पूरी जनता हिंदू और सिख दोनों को ही परेशानी और शोधने जितनी पड़ी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, फिर अगला वीडियो में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 के बाद 1969 ईस्वी तक भारत चीन संबंध का उल्लेख करें। देखिए, भारत और चीन के बीच संतुलन को सामान्य होने में करीब 10 साल लग गए। ठीक है, 1976 ईस्वी में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक, ठीक है, संबंध बहाल हो गया। ठीक है, और शीर्ष नेता के तौर पर पहली बार अटल बिहारी ने क्या किया था, 1979 में चीन के दौरे पर गए और बाद में नेहरू के बाद राजीव गांधी के। ठीक है, देखिए 1979 में चीन के दौरे पर कौन गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी। वे तब क्या थे? विदेश मंत्री थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? बाद में नेहरू के बाद राजीव गांधी के प्रधानमंत्री, ठीक है, चीन पर दौरे पर गए। इसके बाद वे चीन के साथ क्या है, उसके बाद चीन के साथ भारत के संबंध में अधिक व्यापार संबंधी मसलों पर काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए विदेश जाना तो विदेश मंत्री का काम होता है, भारत के नेताओं का काम होता है कि वो विदेश जाके सामंजस्य बैठाए एक दूसरे से। यही प्रधानमंत्री पहले करते थे, विदेश मंत्री भी करते थे। ठीक है, जैसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। फिर हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर बतावें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।